नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले कई हफ्ते में जो खबर हेडलाइंस में रही और तमाम टीवी चैनल्स के प्राइम टाइम में छाई रही, वो थी कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी टूटन, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच खींचतान, या फिर कहा जाए कि नई पीढ़ी का सत्ता को लेकर उतावलापन। और सवाल ये भी उठा कि कांग्रेस पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, आज़ादी के आंदोलन से उपजी हुई पार्टी, क्या वो बीमार है? क्या उसे एक नई औषधि, एक नई दवा की, या फिर एक नए हकीम की ज़रूरत है? ये बार बार सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या ऐसी चीज़ है कि कांग्रेस पार्टी, जो कुछ राज्य उसके पास हैं, जिसमें वो सत्ता में है, क्या वो भी उसके हाथ से धीरे धीरे फिसलते जा रहे हैं? या फिर इसके लिए जिम्मेदार माना जाए भाजपा को, जो कि कई बार गैर लोकतांत्रिक या गैर संवैधानिक तरीके से भी सत्ता को हड़पने या जनता के जरिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को ध्वस्त करने का हर काम कर रही है? क्या ये खामी सिर्फ बीजेपी की है, या जो अंदरूनी राजनीति है कांग्रेस पार्टी की, वहाँ जो विचारधारा का एक संकट है, जो नेतृत्व का संकट है, वो इसके लिए जिम्मेदार है? मेरे साथ बेहद खास मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा के लिए, और वही अंदरूनी ही इंसाइडर हम जिसे कहेंगे कांग्रेस पार्टी का, वही मौजूद है हरीश रावत जी। उत्तराखंड के 2014 से लेकर 2017 के बीच में मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे, और इसके एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे, और इसके अलावा फिलहाल वो असम के इंचार्ज भी हैं। उनसे मैं इन सवालों को लेकर उनके साथ एक विस्तृत चर्चा ये करना चाहती हूँ कि आखिर क्या बीमारी है कांग्रेस पार्टी की? ये विचारधारा की वजह से नेता उनसे अलग हट रहे हैं, या फिर ये जो है पूरा संकट है कहीं ना कहीं जो लीडरशिप का क्राइसिस है, कि कांग्रेस पार्टी में फिलहाल उसका एक नेता कौन है राष्ट्रीय स्तर का, कोई नहीं जानता। हरीश रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अभी पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, ये पूरा जो संकट आ रहा है, कहीं ना कहीं ये संकट क्या इसलिए तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ये भूल गई है कि जो इंटरनल डेमोक्रेसी, जो आंतरिक लोकतंत्र, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत होती थी, वो उसको भूल गई है? क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी में CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को लेकर के चुनाव क्यों नहीं हो रहे? देखिए, हमारी पद्धति करीब करीब सेमी इलेक्शन की है, और ये पद्धति बहुत समय से बहुत ठीक काम कर रही है, और आज भी ऐसा नहीं है। इसमें एक बड़ा खुलापन है। इससे जो बात कही जा रही है, उससे कोई ऐसा अंतर नहीं पड़ने जा रहा है। ये अंतर पड़ा है जो आज दूसरा राजनीतिक दल है, जो दूसरी राजनीतिक शक्तियों को, ताकतों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वो हर तरीके से, कोई तरीका उनको अपनाना पड़े, वो चाहते हैं जो दूसरी पार्टीज हैं, विशेष तौर पर अपोजिशन की जो मेन पार्टी है कांग्रेस, उसको कमजोर किया जाए, उसको खत्म किया जाए। और उसके लिए वो डेमोक्रेटिक तरीका नहीं अपनाना चाहते। यदि डेमोक्रेटिक तरीका अपनाए तो तब कहीं किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए, आप ये सिलसिला स्टार्ट किया था प्रयोग उन्होंने असम से, देन अरुणाचल में आए थे, और अरुणाचल के बाद उत्तराखंड में मेरी सरकार के साथ जो प्रयोग 6 महीने तक हुआ, वो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। और जिस तरीके की स्थितियों से मैं गुजरा हूं, मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता। किस तरीके का मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का दबाव हर तरीके, हर मुमकिन तरीके से, साम दाम दंड भेद से हरीश रावत सरकार का सर कलम करना है, जो ये भाव था। उसी भाव को उस समय सुप्रीम कोर्ट ने हमको प्रोटेक्शन दे दिया। कुछ समय तक शांति रही, लेकिन अन्यथा वही चीज रिपीट होती दिल्ली में, आपके हिमाचल में, पश्चिमी बंगाल में। वहां कुछ देर एक लल रहा, और मगर फिर ये स्टार्ट हुआ कर्नाटका से। आप कर्नाटका में और मध्य प्रदेश में जाइए, बिल्कुल सेट पैटर्न दिखाई देता है। बल्कि मध्य प्रदेश के अंदर तो उन्होंने लॉकडाउन डिक्लेयर करना था कोरोना के उसमें, वो ये इंतजार करते रहे कि भाई मध्य प्रदेश की सरकार चली जाए, तब हम इस काम को करेंगे। हम ये रोज सवाल उठाते हैं कि भाजपा की जो नीतियां हैं, जो उनकी राजनीति है, जो उनके सरकार बनाने बिगाड़ने का तरीका है, उनमें से ज्यादातर गैर लोकतांत्रिक है, गैर संवैधानिक है। लेकिन आपका जो सत्तारूढ़ पार्टी है, देश में सबसे बड़ी जो पार्टी है, उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। लेकिन आपका नियंत्रण इस पर जरूर है कि कांग्रेस पार्टी के जो अंदरूनी मामलात हैं वो कैसे चलेंगे।
संदीप जी, दीक्षित, इसके अलावा शशि थरूर, इन दोनों ने सवाल ये उठाए हैं कि जो संकट है वो विचारधारा के संकट से भी बड़ा नेतृत्व का संकट है। क्यों ना पार्टी फ्रेश इलेक्शन डिक्लेयर करे जिससे एक नई ऊर्जा आए, नए नेता आए, क्योंकि आप ये देखिए मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक जो एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है वो ओल्ड गार्ड और नए नेताओं का टकराव, कि जो नए नेता हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, इसमें जहां तक शशि थरूर जी या हमारे दूसरे दोस्तों का सवाल है, इन लोगों ने जब ये बात उठाई थी तो वर्किंग कमेटी में इसमें डिटेल में चर्चा हुई, एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी में डिटेल में चर्चा हुई, तो लोगों को लगा कि नहीं, अभी वो स्थिति नहीं आई है और हमको राहुल जी से आग्रह करना चाहिए कि वो फिर से जो है पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार करें। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो मना किया तो हमने इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पर हमने कहा जब तक हम कोई सामान्य हालात नहीं आ जाते हैं और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं कि राहुल जी या जो है कोई और निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं, तो उस समय तक आप कार्यभार संभालें। और बहुत ऐसा नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी हैं और उनके साथ ही हमने सारी जीतें हासिल की हैं। तो पार्टी ठीक तरीके से चल रही है, मगर चलने नहीं दी जा रही है। इसमें जो आंतरिक मैकेनिज्म का सवाल है, हमारी पार्टी में आंतरिक मैकेनिज्म है इन चीजों को रिजॉल्व करने का। आप हमारे पास जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेज होते हैं, को इंचार्जेज होते हैं, देन ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी होते हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट के एडवाइजर होते हैं। ये 4 लोग तो जो है जिनको हम कहेंगे मैन ऑन द स्पॉट हैं, जिनको क्राइसिस कोई आती है, कोई इंटरनल मैनेजमेंट है, उसको हल करना होता है। उसके अलावा पार्टी जो है सीनियर लीडर्स को भी डिप्यूट करती है टाइम पर। जो है मैं भी 2-3 राज्यों में गया हूँ और बहुत सारे हमारे और दूसरे लोग भी जाते हैं। अभी भी रणदीप सुरजेवाला जी और माकन जी राजस्थान गए। तो ये हट करके भी कदम उठाए जाते हैं और फिर वर्किंग कमेटी होती है। और जितने हम आखिर हैं रहते तो एक ही पार्टी में काम करते हैं, तो हमारे जो इंटरनेट चैनल्स हैं उनका भी उपयोग किया जाता है। इस मामले में देखिए, इस मामले में एक दिक्कत क्या है, जब आप पार्टी के अंदर पार्टी न्याय पर विश्वास करते हैं तो फिर आप बहुत सारी चीजों को समय के ऊपर छोड़ देते हैं, पार्टी के ऊपर छोड़ देते हैं। 2002 में मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो कुछ हुआ मैं उसकी तुलना में आपसे कह रहा हूँ। 2002 में मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था और हमारी विधानसभा में पहले एक ही मेंबर थी, तो 1 से 40 पहुंची और ऐसे व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बने, बहुत एक्सपीरियंस थे और बहुत रेपुटेशन के व्यक्ति थे, मगर 3-4 सालों से उत्तराखंड की राजनीति से उनका कोई वाकया नहीं था। हमने पार्टी के अंदर बात उठाई, मगर हमने पार्टी के न्याय का इंतजार किया और पार्टी ने अनंतो गत्वा मुझे वो न्याय प्रदान किया। और पार्टी ने सारी बातों के होते हुए भी मुझे बराबर जिस महत्व देते रही पार्टी, उसको चीफ मिनिस्टर चाहते थे या नहीं चाहते थे, उन पर नहीं छोड़ा। पार्टी ने उस बात को कि अपना अनुभव अलग रहा है, लेकिन हरीश रावत, अगर इंटरनल मैकेनिज्म का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अगर वो होता तो क्यों 1.5 साल तक पार्टी को ये पता ही नहीं चलता कि राजस्थान में 2 अलग अलग धड़े पड़ रहे हैं। अशोक गहलोत जी नाकारा, निकम्मा, इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सचिन पायलट के लिए। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या पार्टी में जो इलेक्शन ना होना सबसे बड़ी जड़, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि 2019 में, आप मेरी बात सुने, आप में दर्शकों का भी थोड़ा सा ज्ञानवर्धन होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जेम्स मेनर, उन्होंने 2019 के चुनाव में जब से 52 सीटें आपकी आई और पूरी दुनिया में लोग ये समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आजादी के आंदोलन से उपजी पार्टी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक लोकतंत्र में जितना सत्ता पक्ष अहम है उससे भी उससे कम न सही तो उससे ज्यादा ही अहम है एक मजबूत विपक्ष का होना, और इसलिए शायद ये जो एनालिसिस है ये अहम है। तो आपके लिए भी दिलचस्प होगा ये सुनना, मेरे दर्शकों के लिए भी। जेम्स मेनर ने ये कहा कि
3 तरह की उन्होंने कैटेगरीज बनाई कांग्रेस पार्टी के लिए और ये कहा कि क्यों ये उन्हें लगता है कि अभी भी संभव है कि कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल हो सकता है। उन्होंने कहा कि पहली जो कैटेगरी है वो है इम्पॉसिबल रिवाइवल की, जो सीटें जहां पर रिवाइवल नहीं हो सकता वो सीटें हैं करीब 260 जहां से सांसद पहुंचते हैं। उसमें आपको शायद हो सकता है ये आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग हो कि उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल है, ये 3 बड़े स्टेट्स भी हैं इसमें, जिसमें 260 एमपीज निकलते हैं। दूसरी उन्होंने कहा कि जो मुश्किल है लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है, ऐसी 110 सीटें हैं जिसमें दिल्ली है, महाराष्ट्र है, गुजरात। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। तीसरी कैटेगरी उन्होंने बनाई जिसमें 140 सीटें हैं, जिसमें कर्नाटक है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, पंजाब और असम। यहाँ पर पार्टी की जो कामयाबी है वो निरंतर रह सकती है और बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। लेकिन अगर वास्तविकता के धरातल पर देखें तो करीब करीब 26% ऐसे जो एमपीज की तादाद है वो होगी जो कि नई दिल्ली पहुंचते हैं। तो ऐसे में ये मैनर साहब जो फरमा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या पार्टी के साथ ये है कि जो इंटरनल डेमोक्रेसी और जो एक ऑटोनॉमी, जो स्वायत्तता पार्टी के नेता, जिसमें आप भी शामिल हैं, आप जैसे कद्दावर नेता शामिल हैं, अशोक गहलोत हैं, या मध्य प्रदेश में कमलनाथ हैं, बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी का चेहरा है, उनको ज्यादा आजादी, ज्यादा स्वायत्तता देने की जरूरत है। देखिए, ये दोनों बातें हैं। कुछ प्रॉब्लम, हेलो जी, कुछ प्रॉब्लम जो है इस बात से भी उठती है जब आप जरूरत से ज्यादा स्वायत्तता देते हैं। पार्टी का जो सेंट्रल सिस्टम है वो भी मजबूत रहना चाहिए और एक निश्चित सीमा पर फंक्शनल ऑटोनॉमी चीफ मिनिस्टर्स को रहती है और वो मेरे साथ भी थी और लोगों के साथ भी रही है। जो डेवलपमेंट अभी हुआ जिनके कारण ये चीजें फोकस में आई हैं, यदि मैं ये समझता हूं कि यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया इंतजार करते तो समय उनके साथ न्याय करने के लिए खड़ा था। कमलनाथ जी के बाद कोई विकल्प नहीं था ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में बात उड़ाने के अलावा, और वो कल पछताएंगे। लेकिन इस समय हमारे लिए एक सवाल खड़ा हो गया। यही स्थिति मैं राजस्थान में लेता हूँ। राजस्थान में अशोक गहलोत जी नरेंद्र तिवारी जी की तरीके से 3-4 साल से अलग नहीं थे राजनीति में, बल्कि पार्ट ऑफ राजस्थान में जो रिवाइवल स्ट्रगल था उसके हिस्सा थे, लगातार के भागीदार थे। और पार्टी ने अंदर विधायकों की स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया कि अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर होंगे, मगर पार्टी ने सचिन पायलट को भी इग्नोर नहीं किया और उनको 3 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जिसमें पीडब्ल्यूडी है उनको जो है मंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया। और ये एक्सेप्शनल निर्णय लिया कि वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। इसका अर्थ यह है कि पार्टी सचिन पायलट को हमेशा एक संभावना में बना करके रखना चाहती थी और पार्टी इस बात को रिकॉग्नाइज करती थी कि इस नौजवान ने मेहनत की है, इसको समय आने पर जिम्मेदारी दी जाएगी। मैं समझता हूँ ये दोनों नौजवान अपनी जल्दबाजी के लिए या जिन परिस्थितियों में ये घिर गए हैं उनके लिए जरूर पछताएंगे। लेकिन इस समय जो अगर हकीम है मान लेते हैं और कांग्रेस पार्टी की बीमारी आपके पास है, आपने दशकों से कांग्रेस पार्टी को देखा है, मैं अगर आपसे पूछूं कि 3 बिंदु आप मुझे बताइए कि एक हकीम होने के नाते ये आपका नुस्खा होता कि आप ये 3 चीजें अगर कांग्रेस पार्टी करे तो बीजेपी को चुनौती देने में राष्ट्रीय स्तर पर कामयाब होगी। देखिए, आप तो बहुत क्लोज से भारत की पॉलिटिक्स को भी देख रही हैं और कांग्रेस की पॉलिटिक्स को भी देख रही हैं, और मैं कम से कम आपके चैनल को एक निष्पक्ष, एक बहुत वोकली निष्पक्ष चैनल के रूप में देखता हूँ। इसलिए मुझे आपसे कहने में कोई संकोच नहीं है इस बात को। ये इस समय जो बिंदु है सक्सेस का, हम जिस समय सफल हुए, जब हम गुजरात में हमने बहुत टफ फाइट दी और उसके बाद हम 2-3 राज्यों में लगातार सफल हुए, तो ऐसा लगा कि सारे इंटरनल डिस्प्यूट, सारे सवाल मिट गए और फिर से कुछ परिस्थितियां नेशनल सिनेरियो में बदली और जो नैरेटिव था
श्री नरेंद्र मोदी जी अपने पक्ष में लाने में सफल हुए और फिर से हमारे लिए बहुत सारे सवालात खड़े करने में वो सफल हुए। तो इन बातों, इस तरीके से जब राजनीति में परिवर्तन आ रहे हैं तो उसका असर हमारी पार्टी के पर भी पड़ रहा है। मैं इस बात को मानता हूं कि बहुत सारे लोगों में समय के साथ संयम नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हर चीज की एक इंतहा होती है। मोदी जी की सक्सेस का भी अब वो समय आ गया है जिस समय उस प्लेटिंग आ गया उसका, और इसके बाद अब जहां भी जितना होगा वो डिक्लाइन स्टार्ट होगा, और इस डिक्लाइन के साथ कांग्रेस उन राज्यों में भी जिन राज्यों में हमारी संभावनाएं कमजोर दिखाई दे रही हैं अच्छी पोजीशन में आती जाएगी। आप देखिएगा 2022 और 23 के दरमियान से कांग्रेस आपको फिर अपवर्ड ट्रेंड में दिखाई देगी। ये जो इंडियन पॉलिटिक्स की स्थिति है, आप जो सवाल आज हमसे पूछे जा रहे हैं ये सवाल एक वक्त में भाजपा से भी पूछे जा रहे थे जब भाजपा निरंतर हार रही थी। तो लेकिन जब वो निरंतर, आप राजनीति में प्रमुख दल होने के कारण निरंतर हारते हैं तो बहुत सारी चीजें जो आपके कल तक गुण होते हैं वो दोष के रूप में दिखाई देते हैं, और जब आप जीतना स्टार्ट करते हैं तो फिर सवाल अपने आप ही जवाब बन जाते हैं। तो आपने मुझसे कहा ना कि मुझसे आपने कहा ना कि आप हकीम के तौर पर क्या समझते हैं, तो मैं एक बात समझता हूं कि हमारा फोकस जो जहां पर काम कर रहा है, जिस लेवल पर काम कर रहा है, पार्टी को मजबूत करने में होना चाहिए, कार्यकर्ता के उसको उत्साहित करने में होना चाहिए, और विरोधी पर हमको शाकाहारी स्वभाव त्याग करके आज की राजनीतिक परिस्थितियों में जो परिवर्तन आ गया है उस परिवर्तन के अकॉर्डिंगली एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता है। और ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन हमको फिर से जीत के टेंट पर लाएगा, और जो आज के सवाल हैं वो हमारे लिए स्वतः उत्तर बनने शुरू हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और ये एक पार्शियली मैं एग्री करती हूँ कि पावर जो है वो यूनाइट करती है, लोगों को क्लोज लाती है, और जब आप सत्ता से बाहर होते हैं तो लोग बिखर जाते हैं। ये हमेशा देखा गया है हर पार्टी के साथ। लेकिन हरीश रावत जी, इससे पहले कि मैं आऊं कि जो आपका लीडरशिप क्राइसिस है उसके परे जो आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है, विचारधारा के स्तर पर जो एक तरह का संकट है, मैं उस पर सवाल आऊंगी, लेकिन एक आखिरी सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ नेतृत्व के ही सवाल पर कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी का नेता, राष्ट्रीय नेता कौन है? देखिए, बहुत साफ सी बात है, हमारी पार्टी में प्रेसिडेंट का, चाहे वो इंटरिम प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट हो, उनका एक डेफिनेट रोल है, और उनकी जो काउंसिल है, वर्किंग कमेटी, वो उनकी फंक्शनल, उनकी ताकत है जो है, तो दोनों अपनी जगह पर हैं। और राहुल गांधी जी यकीनन हमारी भविष्य की आशा है। हरीश रावत जैसे बहुत सारे लोग हैं पार्टी के अंदर, ऐसी संख्या हजारों में है जो लोग इस आशा में 72-74 साल में भी जवानों की तरीके से काम कर रहे हैं। मैं लगभग 15 घंटा 16 घंटा काम करता हूँ। अब मेरी आकांक्षा किसी पद की नहीं है, मुख्यमंत्री बनूं या प्रदेश अध्यक्ष बनूं, इसकी नहीं है। मेरी आकांक्षा है कि मैं नेहरू गांधी परिवार का चौथी पीढ़ी को सत्ता में देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और इसलिए मैं इस समय किसी भी जवान के साथ काम करने में कंपीट करना चाहता हूं, कंपटीशन में खड़ा होने के लिए तैयार। राहुल गांधी है, लेकिन वर्तमान का नेता कौन है? मैंने कहा, सोनिया जी हमारी प्रेसिडेंट है, और बल्कि उनके पास एक और प्लस पॉइंट है, वो हम सब लोगों के लिए बड़ी बहन के तौर पर गार्जियन भी है, वो गार्जियन भी। एक ऐसा सवाल जो शायद आपके लिए असुविधाजनक हो, वो ये कि बहुत सारे कमेंटेटर्स, जिसमें रामचंद्र गुहा इतिहासकार भी शामिल हैं, उनके साथ मैंने पिछले हफ्ते इंटरव्यू किया। उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये कही
कि ऑपोजिशन के लिए जो कांग्रेस पार्टी का कमजोर होना पूरे ऑपोजिशन को कमजोर कर रहा है देश में। एक बात अहम ये कही उन्होंने। दूसरी अहम बात उन्होंने ये कही कि राहुल गांधी नहीं बल्कि उन्होंने आप जैसे लोगों का नाम जो है वो आगे किया, कि आपका नाम, या उन्होंने कहा अमरिंदर सिंह का नाम, या उन्होंने कहा कि बघेल जी का नाम, कि इस तरह के लोग जिनको लेकर आम जनता में एक तरह का नफरत शब्द का इस्तेमाल किया, कि जो एक हेट नहीं है, नफरत नहीं है, और वो अपने इलाकों के लोकप्रिय नेता हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर पर आना चाहिए। तो उनका बहुत सारे लोग ये कहें कि कांग्रेस पार्टी की समाधान नहीं है, कांग्रेस पार्टी की समस्या है गांधी फैमिली। देखिए, ये जो उनका पहला असेसमेंट है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे ऊपर दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए पॉलिटिकल पार्टी अपने को खड़ा करना, और जो हमारी जिम्मेदारी है एक सक्षम विपक्ष दिखाई दे, और उसके बाद ऐसा विपक्ष दिखाई दे जो अपोज करे गवर्नमेंट को और डिपोज करने के लिए तैयार हो, और गवर्नमेंट बनाने के लिए, टू प्रपोज द गवर्नमेंट के लिए भी तैयार हो। उस रूप में हमको अपने को खड़ा करना चाहिए। और हमारी कमजोरी का दूसरों पे भी असर पड़ रहा है। मैं इस आरोप को भी कुछ सीमा तक, अलबत्ता ये भी है कि दूसरी पार्टियों ने भाजपा को लक्ष्य कम बनाया है, कांग्रेस को लक्ष्य ज्यादा बनाया है। उसके बावजूद भी हम अपनी ऐतिहासिक इस मोड़ पर, जब एक एकाधिकारवादी पार्टी शक्ति ताकत में आ गई है, तो अपनी जिम्मेदारी का हमको एहसास है। हम इस समय उनके साथ उस आरोप प्रत्यारोप में नहीं कि आप हमको क्यों कमजोर कर रहे हो, आपका लक्ष्य बीजेपी है कहना नहीं चाहते। हम उसका समाधान आंतरिक रूप से ढूंढना चाहते हैं। अब रहा सवाल दूसरी बात का कि क्यों राहुल गांधी। देखिए, मैं एक दूसरा सवाल अपने आप से करता हूं, क्योंकि मैं लगभग 55 साल से सक्रिय राजनीति में, और मैंने 1977 के बाद दिल्ली और देश की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है, और 80 तक तो मैं उसमें थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट हो गया था। लेकिन मैंने राहुल गांधी जी जैसी मेहनत करने और एक स्पष्ट सोच रखने और एक दृढ़ निश्चय का व्यक्ति नहीं देखा। क्या केवल हम इसलिए राहुल गांधी के मामले में हथियार डाल दें कि एक एकाधिकारवादी संगठन ने, मैं सीधे सीधे नाम लेता हूं, आरएसएस ने और कुछ ताकतों ने 10-20 हजार लोगों की एक फौज सोशल मीडिया पर खड़ी कर दी, और वो राहुल गांधी की इमेज को तार तार करने में लगे रहते हैं। उनको उन्होंने लक्ष्य बना लिया है कि राहुल गांधी को किसी तरीके से भी उनके हर चीज को ऐसे ब्योंत करके गलत तरीके से पेश करना है ताकि उनकी इमेज डैमेज हो जाए। और मीडिया के अंदर भी कुछ मीडिया हाउसेस केवल इसी काम पर लगे हुए हैं। क्या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी, हम कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम का हमारा इतिहास है, हम गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी सबकी बातें करते हैं, तो क्या उनके अनुयायी हरीश रावत को हार मान लेनी चाहिए, अमरिंदर सिंह को हार मान लेनी चाहिए, और भूपेश बघेल जी को हार मान लेनी चाहिए? या हम लोगों के लिए, या गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, हम सब लोगों को क्या हार मान लेनी चाहिए? या इसको चुनौती ग्रहण करके हमको कहना चाहिए, लो हम राहुल गांधी का असली रियल राहुल गांधी है, जो वास्तविक राहुल गांधी है, उसको हम देश के सामने ला करके खड़ा करें और देश से कहें कि ये है आपका राहुल गांधी, जिसको आप एक बार जिम्मेदारी देकर के देखिए। मुझे असहमति नहीं है इस बात से कि वाकई उनके ऊपर टारगेटेड हमला होता है, और खासकर इसलिए होता है कि शायद देश में वो बहुत कम ऐसे नेताओं में से एक है जो सीधे आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं कि ये विचारधारा देश के लिए अच्छी नहीं है, इन लोगों को सरकार में नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने रामचंद्र गुहा से ये सवाल भी पूछा, राहुल गांधी को सड़क पर उतरना होगा, इसके लिए आरएसएस के खिलाफ भी अगर लड़ना है तो ट्विटर पर ये लड़ाई नहीं होगी। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, आपसे बहुत अहम सवाल पूछती हूँ आपसे, विचारधारा का जो संकट है। हरीश रावत जी, आप एक बहुत जिम्मेदार, बहुत अनुभवी नेता हैं, और कांग्रेस पार्टी की जो एक ट्रेडिशनल सेक्युलर पॉलिटिक्स रही है उसका आप एक बड़ा हिस्सा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या कांग्रेस पार्टी का जो काडर है, एक बड़ा हिस्सा है, जो सपोर्ट बेस है, क्या वो ये चाहता है कि कांग्रेस पार्टी भी भाजपा के साथ जो हिंदुत्व की राजनीति है उसके साथ कॉम्पीट करे? देखिए, राजनीति ही हमारी बैटिंग ग्राउंड जी, हाँ, देखिए
हिंदुत्व होना चाहिए। इंडिया एक प्लूरल सोसाइटी है, ये बहुलवादी समाज है, और कांग्रेस इस बहुलवादी समाज की सामूहिक आवश्यकता का प्रतिबिंब है, उसका प्रतीक है, उसका सिंबल है, उस लड़ाई का स्तंभ है। तो कांग्रेस बहुलवाद के सिद्धांत से विचलित नहीं हो सकती है, मगर सवाल कभी कभी रणनीति के हो सकते हैं। और लेकिन रणनीति का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने स्तर से विचलित हों। कुछ चीजें ऐसी हुई जिन चीजों का भाजपा और आरएसएस को मौका मिल गया, अवसर मिल गया कि ये जताने का कि लो, ये तुम्हारी कांग्रेस है, जो कांग्रेस हमेशा माइनॉरिटीज को बढ़ावा देने का काम करती है। और हमको ये जताने की जरूरत है नहीं, हम जो कुछ एक्शन लेते हैं, जो निर्णय करते हैं, वो देश के सामूहिक हित को ध्यान में रख करके करते हैं। और धर्म हमारा व्यक्तिगत आस्था का सवाल होना चाहिए। मैं उसके डेमोन्स्ट्रेशन के खिलाफ हूं। और मैं अल्मोड़ा से लड़ता था जहां आधा % भी मुस्लिम नहीं थे, लेकिन मैं हमेशा वहां की मीटिंगों में जो है जो हमारा सैद्धांतिक पक्ष है उसको आगे रखता था, और आरएसएस की और भाजपा की नीतियों की कटु आलोचना करता था। मैंने उनके शीर्ष नेताओं के साथ अल्मोड़ा आरएसएस का गढ़ हुआ करता था, वहां स्कूल है आरएसएस के जहां से कैडर तैयार किया जाता है आरएसएस का। मैंने वहां से राजनीति स्टार्ट की। लेकिन मैं हमेशा, मगर मैं मंदिर जाता हूं, मैं तिलक भी लगाता हूं, मैं पूजा भी करता हूं, और मैं एक अच्छे हिंदू की तरीके से भी आचरण करता हूं, लेकिन मुझको एक अच्छे मुसलमान की तरीके से आचरण करते हुए व्यक्ति भी अच्छा दिखाई देता है। मैं ऐसे मुसलमान को भी पसंद नहीं करता जो हिंदू को पसंद नहीं करता है। मैं ऐसे हिंदू से भी जरा सा दूरी रखता हूं, जो मुसलमान के साथ भेद रखना चाहता है, उसे दूर रहना चाहता है। तो ये चीजें जो है, जो हमारी बुनियादी चीजें हैं कांग्रेस की, जो हमारे नेताओं का बुनियादी आचरण था, हम उससे आज भी भिन्न नहीं है। दबाव है। मैंने सवाल आपसे ये था कि क्या दबाव है। आर्टिकल 370 से लेकर अयोध्या के मुद्दे तक हमने पार्टी में ये डिवीजन, ये टूटन देखा। पार्टी को 370 पर खासकर अपना जो पक्ष था वो बदलना पड़ा, उसमें बदलाव करना पड़ा। हमने देखा कि खासकर पुलवामा के मुद्दे पर भी, तो जहां जहां राष्ट्रवाद की राजनीति आती है, हिंदुत्व की राजनीति आती है, कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। क्या जो पुराना सेक्युलरिज्म था उसका खंबा पकड़ के खड़ा रहा जाए, खंबा पकड़ के मजबूती से रखा जाए, जो नई राजनीति हो रही है उसके साथ बहा जाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम योद्धा हैं, कांग्रेस योद्धा है। कांग्रेस शत्रु से लड़ती है, उसका मुकाबला करती है। और जब कोई शस्त्र की लड़ाई नहीं कर रहा है, मैं राम से थोड़ी लड़ सकता हूं। राम मेरे आराध्य है, मैं उससे लड़ता नहीं हूं। लेकिन ये समय को फैसला करना चाहिए, देश को फैसला करना चाहिए, क्या राम शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल करने वाली व्यक्तित्व है? आराध्य को कोई शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल करता है? इसीलिए जो बड़े युद्ध होते थे प्राचीन समय में, उनमें भी दैवास्त्रों का धारण करते थे महारथी, लेकिन उनका उपयोग नहीं करते थे। और आज के महारथी तो ऐसे हैं जो उन्हीं के नाम से लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की पुरानी सेक्युलरिज्म की, नेहरू गांधी की राजनीति एक तरफ, दूसरी तरफ जो पॉपुलर सेंटिमेंट है वो हिंदुत्व की राजनीति का है, बहुसंख्यकवाद की राजनीति का है, मेजॉरिटेरियनिज्म जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। क्या पार्टी के नेताओं में अंदरूनी इस बात को लेकर दबाव, फिक्र या चैलेंज महसूस होता है कि पार्टी का, खासकर जो युवा नेताओं का एक बड़ा धड़ा है, वो ये चाहता है कि भाजपा स्टाइल की पॉलिटिक्स की जाए? देखिए, आप 370 पर भी देखिएगा तो पार्टी की जो वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है, वो रेजोल्यूशन बिल्कुल ठीक, जो पार्टी हमेशा जो लाइन रही है उस लाइन की बात करती है। और ये सत्यता है कि स्वयं इंदिरा जी ने कहा था कि ये जो आर्टिकल 370 है, ये धीरे धीरे ये आर्टिकल जिससे समाप्त हो जाएगा।
और इसी को हमारे कुछ साथियों ने कहा, उसको मीडिया ने इस तरीके से दिखाया कि हम अपनी ओरिजिनल स्टैंड से हट रहे हैं। बहुत संक्षेप में आपसे मुझे जवाब चाहिए कि कई जानकार ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो गाहे बगाहे जो सॉफ्ट सेक्युलरिज्म की राजनीति करती है या सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करती है। लोगों का ये कहना है, जानकारों का, कि खासकर मेरे जैसे लोगों का भी जो कांग्रेस पार्टी की राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हैं, कि कांग्रेस पार्टी की जो बीमारी की जड़ है वो ये है कि ना तो सॉफ्ट सेक्युलरिज्म से काम चलेगा, ना ही सॉफ्ट हिंदुत्व से काम चलेगा, क्योंकि अगर हिंदुत्व की पार्टी ही होगी तो वो बीजेपी को चुन लेंगे। इसलिए आपको हार्ड सेक्युलरिज्म, गुड ओल्ड सेक्युलरिज्म पे वापस जाना पड़ेगा, चाहे इसकी कीमत जो भी हो। देखिए, हमको जो हमारी बुनियादी सिद्धांत है उनका रणनीतिक तरीके से उपयोग की विधि सीखनी है। अपने को रीइन्वेंट करना है। हर सोच हमारी वही रहेगी, समझ हमारी वही रहेगी, लेकिन तरीके हमको नए तरीके से रीइन्वेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके का आपका शत्रु है सामने, आप यदि उसके अनुरूप अपने को नहीं ढालेंगे तो जो है आप लड़ाई की शुरुआती में हार जाएंगे। और ये यहाँ मैं अपनी कमजोरी को स्वीकारता हूं कि हम कभी कभी अपने जो विरोध पक्ष है उसके हथियारों के सामने अचानक अपने को असहाय महसूस कर कमजोर पड़ जा रहे। जैसे 2000 लोकसभा के चुनाव में हम एक बार अच्छे तरीके से चुनाव में लड़ाई में आते आते हम फिसल गए। तो हमको यहाँ कहीं कहीं पर जहां हमारी कमजोरियां हैं उनको समझना पड़ेगा। मैं जब हमारी आलोचना की जाती है तो मैं उस आलोचना के पीछे जो भावनाएं हैं उनको समझ करके और हम करेक्टिव स्टेप उठाते हैं और करेक्टिव स्टेप उठाएंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।